जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग गुरु महाराज की बहुत प्यारी और पुरानी संगत लवलीन कपूर आंटी का सत्संग है। ये सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। आप सबसे विनती करूंगी इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आंटी ने गुरु महाराज के साथ बिताए हुए बहुत ही खास पल और क्षण साझा किए हैं और यकीन मानिए ये सत्संग अपने आप में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। बहुत सारी संगतों को आज इस सत्संग के माध्यम से उनके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। चलिए सुनते हैं लवलीन कपूर आंटी का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जर्नी गुरु जी के साथ लाइक द प्रीवियस पर्सन सेड पता नहीं कब से है, मगर कुछ एक दो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जब गुरु जी का पहली बार बुलावा आया, करीबन 3-4 साल पहले की बात है कि गुरु जी मेरी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी में आए और एक उन्होंने रिश्ता करवाया था। तो तब से जिंदगी में तो वो मेरी रहे। उसके बाद मेरे को काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स आई और अजीब अजीब सी चीजें होती थी। एक बार रिपोर्ट में आना कि पॉजिटिव है, थोड़ी देर बाद कहीं और रिपोर्ट टेस्ट कराना तो वो लगता था कि है ही नहीं। सो अब बाद में जब सोचा तो समझ आया कि ये मालिक ही अपना एक चमत्कार कर रहे हैं। जब मुझे इनके पास जाने का मौका मिलेगा, इनसे मिलने की आज्ञा देंगे, वो भी मेरी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल टाइम। और मतलब बस बिल्कुल इससे कहते हैं ना, जब क्लिफ के एज पे खड़े हो गई थी तब इन्होंने फिर हाथ बढ़ाया और मैं इनके दरबार में पहुंची। तो मुझे मेरे साथ मेरे इन-लॉज ही मुझे और मेरे हस्बैंड को लेके गए थे। उससे पहले मेरे जेठ और जेठानी गए थे। तब न्यू ईयर का कोई फंक्शन था, ठंड और कोहरा और वो सब उनका एक्सपीरियंस रहा। हम जब गए तो जाके वहां दिमाग में एकदम जैप्ट हो जाता, मतलब कुछ और ना तो सूझता था ना दिखता था। आप एक स्टंट मोड में चले जाते थे, जैसे गुरुजी ना रिमोट से सबके दिमागों के कंट्रोल ले लेते। तो पहले दिन जब मैं गई हूँ मालिक के पास, तो वहां जाकर बैठे, जैसे ये बता दिया था हमें कि चाय आएगी, चाय पी लेना। अच्छा, चाय तो शायद हो गया। उसके बाद ग्लास कोई ले गया, उसके बाद लंगर हो गया, उसके बाद आज्ञा लेने आए। तो ये कोई प्रेरणा ही थी। मेरे स्वभाव में ये चीज नहीं है, मैं इस तरह की थी नहीं। अब तो फर्क है। सो मैं गुरुजी के पाँव में गिर गई और मैं गिरी तो कुछ सेकंड बाद गुरुजी ने कहा अच्छा जाके पीछे बैठ जाओ। तो जब उसके हम लोग पीछे जाने लगे तो सिंगला अंकल ने कहा तेरी एडमिशन हो गई। कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्या बात है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड फिर गए और फिर ऐसे हमारा वहाँ मालिक के पास जाना शुरू हो गया। और वहां जाकर जब बैठे थे, मैंने जैसे आपको बताया कि आस पास कौन है, कोई एक अलग तरह का सुकून, शांति, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और सिर्फ मालिक ही दिखते थे। आपके आस लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ये कुछ पता नहीं चलता था। बीच में कभी कभी अगर चेतना आती थी तो दिखता था अच्छा ये वाला मिनिस्टर है। ऐसे मुझे याद है एक बार ऐसे इन दैट लिटिल मोमेंट जिसमें मुझे थोड़ा बहुत होश आया तो देखा कि मालिक के पाँव में बैठी हुई है कोई, तो बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। फिर दोबारा देखा, वो मैंने कहा ये तो शर्मिला टैगोर बैठी है। पर आप मानिए कि मालिक का नूर और उनका रूप वो जो मलका हुस्न बैठी थी ना नीचे कदमों में, वो दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब गुरुजी का ऐसी लौकिक लॉ, उनके शरीर के अंदर से लाइटें निकलती और खुशबू और फ्रेग्रेंस की कहानियां तो आप लोग सुन ही चुके हैं। सो ये और उसके बाद गुरुजी ने कई बार मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करी। एक बार मुझे शुरू में कहते हैं कितों दे, तो मुझे समझ नहीं आया आप कितों दे। हम वैसे मीराबाग में रहते हैं, वो बता चुके थे गुरुजी को। फिर कहते हैं अच्छा पापा मम्मी का नाम पूछा, पापा का नाम पूछा। मैंने कहा जी MM मेहता। तो गुरुजी इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड मदन मोहन मेहता। मुझे फिर भी समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर कहते हैं एथो देनी लगती, फिर भी समझ नहीं आया। थोड़े दिन बाद मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पीछे से आप लोग कहाँ से हो, गुरुजी पूछ रहे हैं। सो आई एम नॉट बोस्टिंग बट जस्ट सेइंग, मेरे नाम के दाद के दोनों रजवाड़ों से थे। और वहां पर फिर मम्मी ने जो जो शहरों के नाम बताए वो मैंने बता दिए। अगली बारी गुरुजी को जाके वो फिर अपने से साइड में दिलाते हैं कि नहीं दिस वॉज नॉट माई क्वेश्चन, मैंने ये नहीं पूछा था, ये तो क्या मुझे बता रही है। और तब भी मोड ये था कि मैं बता रही हूँ गुरुजी को,
ठीक है, मतलब समझ की कमी का मिसाल देखो आप लोग। उसके बाद फिर एक बार बात करते हुए पूछा फैमिली के बारे में, फिर मैंने अपनी बहनों के नाम बताए। तो मेरी बीच वाली सिस्टर का नाम लेके गुरुजी ने वो नाम दोहराया, हाँ मैं जानना हूँ। अब मालिक का इतना सा कहना, उसका नाम दोहराना, और आज वो एक इतनी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि दिल्ली में कोई बंदा नहीं जो उस कंपनी का, कोई मतलब 16 18 साल से ऊपर कोई इंसान नहीं रहता जो उस कंपनी का नाम नहीं जानता। तो मतलब इतनी मेहनत सिर्फ कुछ क्षण में उससे कर गई। एक दिन की बात है, मुझे पास बुलाया और मेरे को ना मेरे हाथ में क्लेयर फार्म की सीडी रखी। अच्छा, तो घर जाके हमने वो सीडी देखी, तो मैं उस सत्संग पे नहीं गई थी। तो उस सीडी में गुरुजी का रूप और वो जो आप लोग सुनते हो आज मेरे गुरु आपना जी, वो पहली बारी हम लोगों ने सुना, क्योंकि वो मंदिर में नहीं बजता था। फिर थोड़े दिन बाद मालिक जैसे संगत में हम सब बैठे होते थे, तो उसके बाद वो अपने कमरे में जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आते थे। बाहर आए ना, तो उस दिन उन्होंने चोला नहीं बदलाया हुआ था, नहीं तो जनरली पैंट और शर्ट टी शर्ट में आ जाते थे। तो फिर मेरे पास आके कहते हैं शेर खान, अभी हम सब खड़े हो जाते थे। तो पास में ना चक्कर सा, गोल चक्कर सा बना के खड़े हो जाना, हाथ जोड़ के, सर नीचे सबके। गुरुजी किसी के साथ बात कर रहे थे उसमें, फिर मेरे तरफ देख के कहते हैं शेर खान वाली आंटी। एंड देन ही सेज कि थोड़ी देर बाद कहते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलो। अच्छा, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरुजी के पीछे पीछे। अब ये भी विडंबना थी कोई उनकी, और मतलब मालिक की गाड़ी बाहर लगी हुई होती थी, उनके पास कोई रीजन नहीं था कि वो एम्पायर स्टेट उस घर से निकले, उस मंदिर से निकले और फिर मेन रोड तक चलते जाएं, जो एम्पायर स्टेट का गेट है। अगर आप लोग छोटे मंदिर गए हो तो देखा हो। तो उस दिन गुरुजी हमारे साथ वहां तक चल के गए। मैं ये समझती हूँ कि वो पता नहीं मेरी कौन सी जर्नी उस दिन पूरी करवा रहे हैं। और उस दिन फिर हमसे बात करी, गुरुजी ने फिर कहा शेर खान वाली आंटी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी ये तो बात ही नहीं करती, तो बहुत कम बोलती है। फिर मैं 2 कदम पीछे थी, पीछे पलट के मेरी तरफ देखे कहते हैं दस शेर की कहनी है। अब मेरा उस वक्त जिंदगी का कुछ ऐसा फेज था, डरावना फेज था, कि मतलब बहुत मुश्किल है बताना कि क्या हो रहा था मेरे आसपास उस समय। मैंने बस गुरुजी से ये कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी जून कब कटेगी? एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, तू गुरुआ कोल आ गई है, तेरी जून कटी गई। इसके बाद मैं एक सवाल और पूछूंगी जो मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मैंने कहा गुरुजी मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? इस चीज का वो मुझे जवाब नहीं देते। अब ना तो मुझे वो सवाल याद रहते हैं, ना मुझे उनका ना वो जवाब याद रहता है, पर थोड़े सालों बाद वो चीज याद आएगी। ऐसे ही एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने माथा टेका। मेरे हस्बैंड उन दिनों बड़ी मुंदरियां बांधते थे। ये जो बार बार आप लोग मुंदरियों का सत्संग सुनते हो ना, ये इनके साथ, परेश के साथ हुआ था, मेरे हस्बैंड के साथ। तो मुंदरियां ऐसी बांधते थे, हरे रंग की, लाल रंग की, सफेद रंग की। एक मुंदरी में 3 नग भी थे, नीला, सफेद और पता नहीं क्या क्या। दूसरे हाथ में मुंदरियां। गुरु जी कहते जोर की, काफी लोग बैठे हैं, की पखंड लाया हुआ है। एंड गुरु जी परेश बोल ही नहीं पाया, आगे से बोल ही नहीं सकते थे आप। हाँ, तो फिर कहते ला दे सारे। परेश कहते ने गुरु जी दूसरे हाथ की मुंदरी कहते, गुरु जी तुम मेरी वेडिंग नहीं है, अभी ला दो। बस उस दिन फिर इन्होंने वो मुंदरियां सारी उतार दी और फिर नहीं बनी। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, थोड़े से लोग थे। गुरु जी दूर से आवाज आई, कपूर बड़े ने दिल्ली। तो परेश को लगा मौका है, मैं बात कर लेता हूँ। परेश ने लगेगा गुरु जी मैंने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। गुरु जी कहते सानू भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बात को, मुझे नहीं पता उन्होंने बात टाली या उन्होंने मेरी प्रॉब्लम भी टाल दी। तो अच्छा, एक बार की बात है कि परेश जैसे बैठे थे, तो गुरुजी के चरणों की तरफ थोड़ा सा आगे बैठे थे। तो गुरुजी ने इनको बुला के इनके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे अपने स्वरूप दिए। और मतलब एक हाथ से उठाया और ये तो जमीन से समेटते ही रह गए हम लोग। तो अब वो भी पता नहीं ये क्या क्या ब्लेसिंग हमारी झोली डाल के गए, और मतलब पता नहीं क्या क्या था जो उस दिन उन्होंने परेश को दिया मेरे हस्बैंड को। एक बार की बात है, बुला के कहते हैं सवेरे 5 बजे ऐसे आना है, 5 o'clock। तो अच्छा गुरु जी, मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी, मेरे में इतना हौसला ही नहीं था कि मैं जाके बातें करूं। कोई पूछते थे तो मैं जवाब दे देती थी, पर मतलब मैं एक औ में रहती थी गुरु जी की। और कुछ वहां पर अब तक थोड़े से टाइम हो गया था मुझे जाते हैं, तो आसपास की थोड़ी ना होश भी आ गई थी। तो वहां बैठ के मैं कई बार ये सोचती थी, मैंने कहा ना तो मेरी हैसियत है, ना मेरी हस्ती है,
मालिक मैं यहाँ तक आके बैठ कैसे गई, मैं इन लोगों के बीच में बैठ पा रही हूँ। और मतलब कुछ मतलब पहले तो गुरुजी का ऑरा, फिर उस जगह का ऑरा, मैं जाके बस मतलब जैसे अपनी किस्मत पे भी होना और सब कुछ बार बार जैसे कहते हैं ना शब्द में आता है, मैं अलमारियां थी पुत्र मन में, मैं भी यही सब बैठ के मांगती थी। फिर ये सब हो गया, इतना हो गया कि अलमारियों के दरवाजे नहीं बंद होते, इतनी चीजें आ गई। सो ये सब गलतियां हुई। अच्छा, जब जिस दिन मुझे कहते हैं ना 5 बजे आना है सवेरे 5 o'clock, मैंने पूछा भाई ये क्या करना है, तो बताया गया कि सुबह आप यहाँ आ जाए, तो जाना है वहां पे। अब जाना है तो कैसे जाना है, नोबडी हैड एनी आंसर, आप आ जाओ बस। ठीक है, हम सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड पहुंच गए वहां पे। तो फिर गुरुजी ने ना तब सबको ना गाड़ियां अलॉट हो जाती थी कि तूने इसके साथ जाना है, तूने इसके साथ जाना है, इसने गाड़ी चलानी है, ऐसे कर करके वो हो रहा था। हम देख रहे थे, हमें जिनके साथ बिठाया कि हम बैठ गए। वो पूरा एक काफिला चला। उस दिन हम जा रहे थे बद्दी में, गुरुजी ने डेंटल कॉलेज की इनॉग्रेशन करनी। तो उस दिन भी अजीब ही लीला दिखाई मालिक ने। पहले जाते हुए रास्ता कुछ और ले लिया, फिर सारे वापस मुड़े, फिर रिंग रोड वाले रास्ते पे आए, फिर वहां आए तो फिर वहां से आगे चले तो फिर एक जगह रुका सारा काफिला, वहां पर फिर आलू के पराठे खाए सबने। और गुरुजी पास में खड़े होके देख रहे हैं कि सबको लंगर मिल रहा है। अच्छा चलो, फिर गाड़ियों में बैठे, फिर सब चले, फिर हम बद्दी पहुंचे। वहां पहुंचे तो फिर मालिक जाके अपने जो उनके लिए आसन बना हुआ था वहां बैठे, और हम लोग अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद। मुझे भी याद है वो वाला शब्द चल रहा था जिसमें कहते हैं ना पौजल पार उतारे। तो हम जाके बैठ के थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट आई, दिल्ली की संगत लंगर करने चले। चलो जी, दिल्ली की संगत वीआईपी की तरह जाके लंगर करने लगे। उस बीच में मैंने देखा कि वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो मालिक का ना एक बॉल लेके आए पानी का, और उसमें उन्होंने मालिक ने अपने हाथ धोए, और मैंने फिर देखा कि उन बच्चों ने वो पानी पिया। अब ये पहली बार थी कि मैंने इस तरह से इबादत होते देखी प्रभु की। सो हमारे लिए तो वो गुरु जी थे। अब जैसे मतलब कैसे बताऊं, जैसे कृष्ण जी के साथ जब वो छोटे थे तो गोपियां और ग्वाले खेलते थे, उन्हें थोड़ी पता था ये प्रभु है। तो हमारी बुद्धि तो इतनी की थी। खैर लंगर हुआ, उसके बाद अनाउंसमेंट आई तो वापस चलेंगे, वापस चले, फिर रास्ते में रुके अंकल के घर पे, और वहां पर फिर गुरुजी बैठे उनके घर पे, और फिर उन्होंने सत्संग किया, और वहां पर चाय पकौड़े और ये सब हुआ। और मतलब कहाँ डालना है इतना खाना को, खैर तब खाया जाता था। तो फिर वहां से फिर चला काफिला। फिर हम यही सोच रहे हैं कि बहुत देर हो जाएगी रात को, पर एनीवे मतलब वो टाइम इतना मैजिकल था और इतना डिवाइन टाइम था। फिर वहां से चले, फिर वापसी में थोड़ा सा आगे चले, फिर काफिला रुक गया तो आहूजा नंबर 1 ढाबा, वहां पे लंगर करना। तो वहां पर फिर लंगर के लिए गुरुजी बाहर बिल्कुल खड़े हैं और देख रहे हैं कि सब एक एक जना आ रहा है और गाड़ी से उतर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं और बैठ रहे हैं, और लंगर बांटा गया और सबने लंगर किया। मुझे आज तक वो मटर पनीर, वो छोटा छोटा कटा हुआ पनीर और मटर और वो ग्रेवी नहीं भूलती। लंगर करके सारे उठे, मालिक फिर बाहर एंट्रेंस पे खड़े हैं एंड ही सीइंग कि सारे जा रहे हैं। फिर पूछा मुझसे किधर आ जाओगे, हमने कहा गुरुजी इनके साथ। हाँ ठीक है। फिर हम सारे एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं। गुरुजी फिर वहां पर बाहर सबके लिए खड़े हैं, जैसे गिनती कर रहे होते हैं आगे सारे एक एक करके। वहां से फिर हमें आज्ञा मिलती है और हम सब अपने घर पे जाते हैं। ये एक इतना इतना अजीब एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जैसे मतलब प्रभु कैसे कैसे दर्शन कराते हैं। हम उस दिन एक इनॉग्रेशन पे नहीं गए थे, हम प्रभु के साथ पता नहीं कौन से दर्शन करने गए, और ऐसे कुछ मौके फिर रहे। उसके बाद एक बार की बात है कि थोड़े टाइम बाद में ऐसा रहा कि जैसे गुरुजी ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को एम्पायर स्टेट में, अगर आपने देखा हो, 2 लाल रंग के यंत्र लगे हुए हैं, हमें ना उनके आगे बिठा जाते थे और फिर खुद सैर करने जाना, और फिर घंटे 1.5-2 घंटे के बाद आना, और फिर से लंगर होना, फिर से कड़ा प्रसाद होना, वही वाला कड़ा प्रसाद जो एक प्लेट में मिलता है। और कड़ा प्रसाद तो अंदर होता है, उसके चारों तरफ घी के 1-1 इंच की लेयर तैर रही होती है। और जो अब नामी लोग हैं उन्होंने कहना गुरुजी फैट, तो गुरुजी वुड ब्रश इट असाइड, नहीं कुछ नहीं होना, खा लो। तो वो हमने, और घी भी, मतलब वो उसका तो वो बात ही और थी। उसके बाद एक दिन बुला के मुझे कहते हैं तेन पता है थोड़ी सी कुछ और बात करी,
फिर कहने तुम्हें पता है एडिडास का की मतलब है। तो मेरे को पता था कि एडिडास के जूते आते हैं, पर ये बहुत पुरानी बात है। तो तब ना एडिडास के इतने स्पोर्ट्स वियर वगैरह इतनी नहीं मुझे नॉलेज थी, और शायद हमने से पता नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, कहते हैं ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। मैंने कहा अच्छा जी। मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि ये बात इन्होंने मेरे से क्यों करी। इसके ना आगे कोई बात इससे मिलती थी, ना इसके पीछे कोई बात मेरे से मिलती, मगर ये बात धीरे धीरे मुझे समझ आएगी। जो मेरे बड़े बेटे हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, सो उनका बहुत ध्यान स्पोर्ट्स में। मेरे को ये बात ना थोड़ी कम हजम होती, और वो इस बात को कंटिन्यू करूंगी। एक बीच में और चीज हुई, मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी सारी चीज से। मैं एक एकेडमिक पर्सन हूँ, मुझे होता था कि भाई पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और ये इन सब चीजों में क्या रखना है और ये वो। तो एक दिन की बात है, हम लंगर करने बैठने लगे, तो आगे हमारे कोई भी नहीं था। तो मैंने इसको थोड़ा सा नच किया, मैंने कहा बाबा जाके मालिक के में आप प्रणाम करके आओ। तो ये आगे गए और उन्होंने प्रणाम किया, और गुरु जी ने, अब मैं सामने खड़ी हूँ मगर मेरी आंखें बंद है, सिर झुका हुआ है, क्योंकि प्रभु के आगे आप ऐसे ही खड़े हो सकते थे, जैसे सूरज की रोशनी आप आंखें खोल के नहीं देख सकते ना, इस तरह का नूर था। सो मैं खड़ी हूँ, और इतने में ना ऐसी एक संगत से आवाज, तो मेरी आंख खुली, तो आई जस्ट सॉ अ फ्रैक्शन ऑफ, गुरुजी ने मेरे बेटे को थम कर। तो बाकी जो लोग आसपास बैठे थे वो उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं जो इतने सवाल करती हूँ इसके स्पोर्ट्स को लेके, शायद मालिक ने इस चीज का जवाब दिया। तो मैं समझ गई कि अब मुझे इस चीज पे और ऑब्जेक्शन नहीं करनी, और जो ये बच्चा कर रहा है ये करता है। मैं थोड़े सालों बाद पूछूंगी बेटे से कि ये क्या बेटा, क्या हुआ क्या था। तो वो मुझे बताएगा कि मम्मा मैंने गुरुजी को ये बोला था कि मैं जो आपसे बातें करता हूँ, क्या आपको सचमुच वो बातें सुनाई देती हैं। उन्होंने मुझे इस चीज का जवाब दिया। सो ये रहा। अब इसके स्पोर्ट्स के बाद ये लड़का कहाँ पहुंचेगा वो मैं अभी, और तब मुझे फिर एडिडास वाली बात थोड़ी बहुत समझ आई कि किस गुरुजी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इतना मत दखल दे ये जो कर। अच्छा, उसके बाद ना ये बच्चा सिलेक्ट हो जाता है 2-3 इंडियन टीम्स में, और हम बड़े खुश। हम गुरुजी को लंगर करने का बाहर जाके मैं सिंगल अंकल से पूछती हूँ, सिंगल अंकल जाके गुरुजी को बताऊँ। सिंगल अंकल मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं चल बता। अंदर आते हैं, गुरुजी बिठा देते हैं। ऐसा कम होता था, मगर फिर गुरुजी किसी को खड़ा करके सत्संग कराने का आदेश देते हैं, और वो अंकल खड़े होकर सत्संग करने लगते हैं। वो सत्संग करते हैं, एक एपिसोड बताते हैं, कहते पर गुरुजी को तो पहले ही पता था। दूसरा एपिसोड नरेट करते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी को तो पहले ही पता था। फिर करे, मतलब हर बात में उनकी ये लाइन आती थी, गुरुजी को तो पता ही था, उन्होंने तो, वो तो करने वाले हैं, वो तो जान ही जान है, और गुरुजी मेरे तरफ देख रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जो इनको बताने आई थी करवाया ही इन्होंने। अब ये थोड़ा सा मेरे को समझिए एक जागरूकता आई कि मैं किन की प्रेजेंस में हूँ। एक बार की बात है कि मेरे हस्बैंड ने ना किसी की बैंक गारंटी दी, और वो बंदा भाग गया, और बैंक वाले हमारे पीछे पड़ गए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे भी शेयर नहीं की ये बात, और ये मतलब भटकते रहते थे, ऑफिस में जाते थे और ढूंढते थे कि वो बंदा कौन। मैंने जब मुझे मेरी मदर इन लॉ की बात पता चली, तो फिर एक दिन हमने सोचा अच्छा देखने निकलते हैं। किसी ने बताया था कि गुड़गांव में वो है। अब आप सोचिए कि एक बंदे को जाके गुड़गांव में ढूंढना है, ये आप करोगे कैसे। शायद ही हम पहुंचते हैं, थोड़ी देर सड़कों के बीच में चलते 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 एक सरदार जी प्रॉपर्टी डीलर पुरानी सी खती सी दुकान में, वो हमें बताते हैं अच्छा अगर ऐसा काम करने वाला बंदा था, उसका ये कारोबार था, तो आप वहां देखो, ऐसे कुछ लोग वहां नए हैं। और हम पहुंचते हैं, एंड वी फाइंड दैट पर्सन है, और हम उसकी फोटो वोटो खींच के हम आते हैं मंदिर। तब तक संगत का टाइम था, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं, और गुरुजी वही अपने यूजुअल तरीके से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये रास्ता दिखाने वाले, कहीं पर बुद्धि में आके बैठने वाले तो प्रभु ही थे। वो मैटर फिर थोड़े सालों बाद सुलझ जाएगा। एक बार की बात है कि मैं ड्राइव करती थी उन दिनों भी, तो एक फंक्शन से मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वापस आ रही थी गुड़गांव। तो मेरे को आदत थी, रास्ता मैं वही मेहरौली वाला लेती थी, और एम्पायर स्टेट के सामने से मुझे निकलना था। तो जब वहां से मुझे निकलना था, तो वहां पर जब वो आया कट, तो जैसे अपने आप ही गाड़ी जो है ना राइट को मुड़ गई, और पार्किंग में जाके हम खड़े हो गए। और आपने सुना होगा गुरुजी गाड़ी पता भी नहीं चलता था कैसे चला के, या बिना पेट्रोल के। मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस था। अब गाड़ी रुक गई, गाड़ी से हम उतरे ना,
इतना 11 के बाद का टाइम था रात में कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए है। हम फिर उतरते हैं, मैं और बच्चे दोनों, और हम जाते हैं पर वो मंदिर की तरफ, छोटे मंदिर की तरफ। मंदिर जाके मैं गेट पे खड़ी हो जाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही अंदर जाने की कि इतनी लेट आ रही हूँ। और फिर जोशी अंकल मुझे सामने से देखते हैं और वो मेरी तरफ देखते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, और मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अंदर से बाहर से इशारा करके पूछ रही हूँ मैं अंदर आ जाऊँ। हाँ फाइनली मतलब सब मुझे देख के ना 10-15 लोग थे उसमें। तो मुझे याद है कोर्ट स्कूल वाली आंटी गुरुजी के साथ बैठ के कुछ बात कर रही थी। पर खैर मैं फिर अंदर जाके किचन के आगे चुप करके मैं और बच्चे बैठे। मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाके प्रणाम दूं। और गुरुजी सुधा आंटी से पूछते हैं कौन है, तो कहते हैं मीरा बाग वाले। गुरुजी हमें ना मीरा बाग वाले ही कह के बुलाते थे, और उस मीरा बाग वाले बुलाने का चमत्कार ये हुआ कि सारा ही मीरा बाग गुरुजी के दरबार में जाने लग गया। अच्छा खैर फिर गुरुजी इशारा कर, फिर जब देख ही लिया गुरुजी ने, बोल ही दिया सुधा दी ने, तो फिर मैंने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी हंस रहे, फर्श पे लंबे पांव करके बैठे हैं। उस दिन की इनकी फोटो भी है, ब्लैक टी शर्ट में बाजू फोल्ड किए हुए बैठे हैं, और हम जाके और बच्चे मत्था टेकते हैं। और फिर अब और बैठने की तो हिम्मत नहीं हो रही। फिर हम उठते हैं वहां से और वापस आने लगते हैं, तो गुरुजी वहां से के पूछते हैं कार्ड मिल गया तेनू? तो पीछे से अंकल फटाफट भागे आते हैं, मुझको कार्ड देते हैं। कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है लवीन आंटी, और गुरुजी ने अपने हाथ से लिखा हुआ है। और मेरी तो बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और उसके बहुत बाद मुझे समझ आएगा कि मैंने गाड़ी नहीं मोड़ी, मैं नहीं वहां पे गई, प्रभु बुला ही रहे थे जो मैं पहुंची वहां पे, और ये कार्ड मुझे मिलना था। मेरे लिए कोई मतलब नहीं था कि कार्ड के अंदर क्या है क्या नहीं, मैं तो बस अपना नाम देख के, उनके हाथ का लिखा हुआ, मैं वही देख के इतनी खुश इतनी खुश। खैर हम घर आ जाते हैं। फिर घर आते हैं तो मेरे हस्बैंड कार्ड खोल के देखते हैं, तो वो जिस सेरेमनी में जाना होता है वहां हम फिर जाते हैं, और मूर्खों की तरह हम लेट पहुंचते हैं। और तब वहां से ये शर्मा अंकल है ना जो सिटी सिलेक्ट वाले, अब तो वो नहीं रहे, उनके बेटे की शादी थी। तो हम वहां जाते हैं और गुरुजी तब तक उसके वापस जा रहे होते हैं, और हम पहुंचे तो गुरुजी हमें देख के रुक जाते हैं, और इतनी बड़ी स्माइल की जैसे 100 सूरज चमक गए हों। और उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना विराट रूप दिखाया। गुरुजी इतने बड़े, आसमान तक मुझे दिखाई दे रहे थे, और मतलब आसमान नहीं दिख रहा था, इतना बड़ा रूप गुरुजी का। और मतलब हम वहां पर खड़े के खड़े सुन होकर, मेरे को वो नजारा नहीं भूलता। गुरुजी के वो क्रीम कलर का चोला था उस दिन। और फिर कई बार जब वो सीन याद आता है तो वही लाइन याद आती है शब्द की, एक क्षण दर्श दिखाई दी। उसके बाद फिर हम उस फंक्शन से वापस आते हैं, और फिर एक आध बारी गुरुजी ने भेजा, एक फोटो एग्जीबिशन पे भेजा। फिर वहां से वापस आके सिंगला अंकल ने हमसे पूछना क्या हुआ, कैसे कुछ लिया तुम लोगों ने? मैंने कहा नहीं गुरु नहीं लिया सिंगला अंकल, ऐसे ऐसे ये कॉस्टिंग थी और वो थोड़ा मेरे टेस्ट की नहीं थी। इस तरह से गुरुजी कई शादी वगैरह में गए। फिर मेरी रूटीन थोड़ी ऐसी थी कि मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट नहीं होता था, तो उसके बाद मैंने उनसे अरदास करी कि मुझे आपके पास आने तक का ही मेरा आप सिस्टम रखो। सो दैट इज व्हाट इट वाज। और फिर ना ये थोड़े दिन बाद क्या होने लगा, जैसे हम लोग अंदर जाते थे ना, मैंने पहुंचना हम दरबार में, गुरुजी कंसोल में बैठे होते थे, मेरी गर्दन करके ऐसे देखते थे आ गई। मेरे को वो लुक जो है ना, वो लुक जो मेरे लिए थी ना, बाय गॉड, एक दिन कहते हैं 2.5 घंटे लगा के मेरे को लाएंगे। मैं कैलकुलेट करूँ 2.5 घंटे लगते हैं मुझे आने में। फिर मुझे याद आया मैं पहले अपने हस्बैंड के ऑफिस पहुंचती थी, तो अपना काम वाइंड अप करते थे, फिर हम वहां से चलते थे, फिर हम मालिक के पास पहुंचते थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ 2.5 घंटे तो लग जाते होंगे, मगर अगर इनको ये पता है तो इनको क्या मैं और जो कुछ कर रही होती इनको वो भी दिखता है? मैं अपने दिमाग में ये सवाल जवाब कर रही हूँ। बेसिकली आपको अपनी बुद्धि का, कम बुद्धि का आपको एक्सप्लेनेशन देनी कि मेरे में इतनी बुद्धि थी। और फिर ना मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई कि गुरुजी सब कुछ देख रही थी। सो एनीवे, फिर कई बारी जैसे ना मुझे जब संगत खत्म हो जानी तो मुझे सेब देने, बहुत सारे मिठाई का डब्बा देना, सारे रिश्तेदारों ने बांट देंगे। सो उसके पीछे भी वजह रही, क्या पता मेरी तरफ उनके क्या क्या भाव में थे जो गुरुजी थोड़ा बहुत इस तरह से क्योर कर रहे थे। फिर एक दिन की बात है कि किन्हीं से बात कर रहे थे,
बात करते करते सामने से मेरी तरफ देख के कहते हैं कि दोनों मुंडे लाए थे। मैंने आपको अपने बड़े बेटे की बात बता दी, वो क्या कहते थे, छोटा तो छोटा ही बहुत। तो फिर मैं मगर उनकी इस बात को मैंने पकड़ के रखा। मैंने ये बात ना अपने जहन से जाने नहीं दी। बहुत बार इस बात का सहारा लिया। अब कुछ अजीब सी चीजें हुई। लास्ट संडे जब मालिक की संगत होगी उसमें हम भी बैठे थे। तो उस दिन ना गुरुजी बहुत ज्यादा एजिटेटेड थे, यहाँ तक कि हमें माथा टेकने भी नहीं दिया और दूर से ही जैसे 3-4 फुट की दूरी से ही ना हमें छू करके भगाते रहे। और वहां पर फिर जब मेरी बारी आई तो मैं भी सामने खड़ी थी, 3-4 फुट दूरी पे होंगी। तो प्रभु ने नजर उठा के मुझे देखा, कुछ सेकंड के लिए देखा, और जो देखा वो पता नहीं मेरी कितनी कितनी हाथों की और किस्मत की लकीरें खींच कर गई। उसके बाद फिर तो दर्शन उनके उस रूप में नहीं हुए। ऐसे मुझे याद है एक बार जैसे हमने निकलने से पहले आज्ञा लेनी प्रभु से, तो एक दिन मैंने अपना सिर मालिक के कदमों पे के ऊपर रख दिया, और जब मैंने सिर उठाया तो देख रहे थे मेरी तरफ। कहीं ना कहीं तो मेरी किस्मत की लकीरें इन्होंने बदली, कहीं ना कहीं तो मेरी बुद्धि में कुछ ना कुछ तो ठीक किया इन्होंने। अभी जब कोई बहुत मुश्किल का टाइम आता है तो मैं अपना वही याद करती हूँ जब मैंने इसके पाँव में ऐसे रखा था अपना, और इन चीजों से तसल्ली लेती हूँ। उस संडे की एक और बात थी। उस दिन गुरुजी ने ना एक तो शब्द इतना डरावने से चले 9वें महले के, उसके बाद गुरुजी गांधी की बेटी को आयशा को बुला के कुछ कहते हैं कान में। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा क्या कहा था आयशा को गुरुजी ने? कहती उन्होंने कहा था संतरी रंग पाया और बड़ा सोना लगता है। इसके बाद गुरुजी समाधि ले लेंगे, और जब then he'll be lying in state, he was wearing saffron color clothes. So, अब समाधि हुई, शहर का टाइम था, मतलब लिटरली उस समय ऐसा लगता था सिर पे छत नहीं है, पाँव के नीचे जमीन नहीं है, और जहाँ वहाँ कोई दीवारें भी नहीं है। मंदिर जाके, बड़े मंदिर जाके बैठना, सुखमनी साहब का पाठ होता था, मैं गुरुजी के आसन की तरफ देखती रहती थी कि शायद अब आके बैठ जाए। फिर उसके बाद उसकी भी आदत पड़ी, धीरे धीरे मंदिर के सिस्टम ठीक हुए, और उस बीच में मेरे कुछ बड़े ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। मंदिर की कोई कोना नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ की मैंने सेवा नहीं करी। दरबार में झाड़ू लगाना, किचन में चाय का मसाला बनाना, लंगर सर्व करना, सीढ़ियों की सेवा, ये मतलब गुफा की सेवा, कोई चीज नहीं जो मालिक ने जहाँ पर उनकी सेवा, उनके वो शिव जो शंकर भगवान बिठा रखे हैं उनके, मतलब हर जगह पर उन्होंने मुझे मौका दिया। शायद मालूम था कि इसके बाद सेवा के लिए भी लाइनें लगेंगी। 2006 ऑनवर्ड में गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया था, नवी संगत लाओ, नवी संगत लाओ। अब जिसको टाइम बड़ा फर्क था, देखो आज तो दुनिया उतरी हुई है गुरुजी के जाने के लिए। तब किसी को कहते भी थे ना तो लोगों को लगता था किन चक्रों में पड़े हुए ये, और मुझे पूछते भी थे बार बार जाती है, तुम लोगों को एक बार समझ नहीं आता जो तुम्हें बार बार जाना पड़ता है। मगर क्या बताएं, मेरे लिए तो वो ऐसे था कि जैसे कोई डूब रहा है ना तो थोड़ी देर के लिए ऊपर आता है ना सांस लेने के लिए, मेरे लिए मेरा जाना वैसे था। पहले तो मैं सारे दिन जाती थी, फिर धीरे 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 करके मेरा दिन संडे हो गया। हालांकि मालिक की तरफ से मुझे टोटल परमिशन थी कि जितनी मर्जी बारी आ जाए। और गुरुजी ने मेरे बेटे से बात करी, और ये छोटे छोटे हमारे एक्सपीरियंसेस रहे। और उसके बाद जब इन्होंने समाधि ले ली, उसके बाद का जो टाइम था ना, वो पता नहीं इन्होंने ही सहारा देके किसी तरह से निकलवाया। गुंगा गुड़ खाए, क्या कहे, ये बात सच है ना, क्या क्या कहें आपको, और कैसे कैसे वो टाइम आपके आगे लाके खोल के रख। बस ये होता है कि जब आप लोग सत्संग करने के लिए कहते हो तो अपना वो टाइम दोबारा से हम जी लेते हैं, वही सब कुछ आंखों के आगे वैसे आ जाता है। एंड वी आर बैक इन दैट टाइम फॉर दैट लिटिल मोमेंट। अब समाधि के बाद धीरे धीरे मंदिर के सिस्टम ठीक हुए, और फिर मेरा वही रेगुलरली जाना शुरू हुआ। मुझे बहुत टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में कि प्रभु मुझे वैसे नहीं मिलेंगे। फिर मैं समाधि के अंदर नहीं जाती थी, तो मेरी नाराजगी थी कि आप क्यों चले गए। तो एक बार ऐसे मैंने मन में कहा कि मैं समाधि, मुझे ना थोड़े से लोग बोलते भी थे कि आप समाधि में नहीं जाते, तब कम लोग होते थे, नोटिस होता था ये। तो मैंने एक दिन मन में कहा कि नहीं, जिस दिन मैं भी ऐसे लेटूंगी ना उस दिन के बाद ही आऊंगी। एंड बिलीव मी दैट सेम इवनिंग मैं बाहर निकलती हूँ और मैं झाड़ मुंह के बाहर जाके सड़क पे गिरती हूँ, और
मैसेज मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने भी समाधि में माथा टेकना शुरू किया। मेरे लिए वहां पर जाना बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता था। गुरु जी ने मटीरियल चीजों की भी बात करूँ तो मैंने तो स्टूपिडली इनसे, एक बार की बात है कि मुझे ना एक विंडफॉल आई मेरे पापा के साइड से। तो वो पैसे मैंने गुरु जी को बताया कि गुरु जी इतना इतना मेरे को मिला है पापा की तरफ से। तो मतलब ठीक है, मैंने कहा, मैंने ना वो सामने साथ में एक आंटी खड़ी थी, मैंने कहा मैंने ऐसे बैंगल्स बनवानी है, मतलब मुंह की हद। गुरु जी कह रहे मेरे हस्बैंड की तरफ देख के कहते हैं नहीं दे। मैंने गुरु जी यार बनवा देगा। मैं गुरु जी अभी तक तो बनवाई नहीं, पर खैर जो उन्होंने कहा मैंने वही किया। और बैंगल्स तो उसके बाद बहुत बनवा दी मेरी इन्होंने। उसके बाद की फिर तो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। तो जब मैं इन्वेस्ट करने गई तो हम लोग ली तो थोड़ी कंफ्यूजन थी, ये लेना है या वो लेना है। तो फोन किया गुरु जी को, तो उस वक्त फोन पे नहीं आ पाए। तो जब हम संगत पे आए तो गुरु जी पूछते हैं की चक्कर है थोड़ा। बताया गुरु जी ऐसे ऐसे है, पर हमने दोनों ले ली। शाबाश कहते हैं। एंड अब देखो ये करते थे हम, मांगनी तो जन्नत थी, पूछना तो इसके बारे में था, और हम ये बातें करके उठ के आए। और उसके बाद फिर वो एक प्रॉपर्टी मेरी थोड़े टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न दे गई। कुछ जरूरत आई वो बेच दी। वो सारे पैसा बैग में डाल के मैं मालिक के पास गई, कैश जो उसमें से मिला था। और खैर वो तो कबूल नहीं हुआ और मैं हम लेके वो वापस आ गए। मुझे एक आधे ज्वेलरी के पीस का बहुत शौक था, घड़ी का बहुत शौक था, वो सब ले लिया। पर नियम मेरा ये था, कोई नई चीज हो मैंने मालिक के आगे के जरूर जानी होती थी। और समूह सिस्टम ऐसे बनते थे कि यहाँ तो डिलीवरी तब मिलेगी, यहाँ डिलीवरी रास्ते में मिलेगी, इस तरह से करते छोटी छोटी चीजें। फिर उसके बाद जब समाधि हो जाती है, मालिक समाधि ले लेते हैं, अब कहाँ मिलेंगे मुझे ये। फिर जैसे लाइनें लगने लगी, तो जब लाइनें लगने लगी तब भी मैं सोचती थी, मैंने कहा मैं आप मुझे देख भी पाते हैं लाइनों में, तो तब कहीं से कोई ना कोई आके मुझे लाइन से बाहर निकाल के दरबार से आगे तक लेके चला जाएगा। मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं थोड़ा सा ना अपने में रहती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी अड़ियल है। तो बड़ी सारी चीजें बदलने लगी, पर जो मेरी जगह मालिक ने दी हुई थी वो मंदिर में इतनी मेरी रही कि वो मेंटेन रही। और अब मेरी एक रूटीन थी जाना। मैंने जैसे आपको बताया ना कि सांस लेने के लिए डूबते पानी से ऊपर आके मेरे लिए ऐसे सांस लेना हो गया। अब मेरे को ना गुरु जी जैसे भाई कुछ लोगों का होता है, मैं सुनती हूँ आजकल कि गुरु जी झोली ही ला के उनको चीजें डाल के देते हैं। देखो भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था। मेरे को तो बहुत रगड़े मारने पड़ते थे, मारने पड़ते हैं। पर हाँ एक चीज होती है कि मैं अड़ जाती हूँ इस चीज से, और तो प्रभु मेरे दिमाग में ही समझो, जो कहते थे ना सिर खान वाली आंटी, मेरे दिमाग में कुछ कुछ करके मेरे को मेरी थिंकिंग इस तरह से चेंज कर देते हैं कि मैं वो चीज फिर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनमें मेजर डिसीजन में ये चीज आती है कि मेरा माइंड ही वो टाइम लगता है, 1.5 साल लगता है, मगर वो मेरा दिमाग सही सुई पे ले आते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी की बात थी, छोटी छोटी चीजें हैं बट मैं इनको पकड़ती हूँ, पकड़ के रखती हूँ। तो जिस बच्ची से रिश्ते की बात हो रही थी तो पंडित जी से पूछने गए, तो पंडित जी बड़ी अजीब चीज कहते हैं। आपको पता है पंडित आजकल ना आप लोगों के हिसाब से दे मेक यू कंफर्टेबल। तो वो पंडित जी कहते हैं फलाने दिन का लगन है और कोई लगन नहीं है, और इस घड़ी से इस घड़ी के बीच में लगन है। बड़े हैरान, नहीं तो उसके बाद लगन ऐसे है ऐसे। ठीक है, मैंने सोचा, मैंने कहा देखना वो तारीख दिन कौन सा पड़ता है। वो तारीख वो दिन पड़ता था सेकंड सैटरडे, टाइम पड़ता था 7 to 9। अब हम लोग 7 साल से सत्संग अपने घर में कर रहे थे, सैटरडे को करते थे, 7 to 9 करते थे। अब इतना बड़ा इशारा, मैंने कहा परेश इसके आगे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं गाड़ी से घर में भी नहीं उतरी, मैंने कहा सीधा मार्केट जाके वी जस्ट पिक्ड अप अ फ्यू थिंग्स, और शाम को हम लड़के वालों के घर जाके रिश्ता पक्का करके आ गए। ऐसे मेरे बड़े बेटे का छोटे बेटे का एडमिशन बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया। मैंने कहा टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आए हूँ तब मैं जाने दूंगी। उसका मेलबर्न बिजनेस स्कूल में भी हो गया, मैंने फिर भी नहीं जाना दिया। उसके बाद फिर मगर उसको बाहर जाना था, बिजनेस खोल दिया, कंटेनर भर के सामान के आ गए, उसका नहीं मन लगा। वो कनाडा जाते हैं और वहां पर उनका PR आ जाता है और अब वो वही है। फिलहाल वो 43rd स्टोरी पे रहता है और वहां से प्रभु को पूरे टोरंटो का नजारा दिखता है।
और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भी वहां पे रखा हुआ है। छोटा बच्चा मेरा गुरुजी से उसकी अटैचमेंट इस तरह से है कि मतलब जब सत्संग करते थे ना तो वो बहुत पर्टिकुलर होता था, मंदिर में ऐसे होता है, ऐसे ही होगा। और कई बार जैसे तब वो टाइम ऐसा था, लोग कुछ भी बजा देते हैं सत्संग के दौरान, देखो मर्जी अपनी है और आगे आप प्रभु की है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रही हूँ। तो अब इट्स लाइक आप कुछ भी बजा रहे हो, मगर अगर आपने सीबीएसई का एग्जाम देना है तो किताब तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना। जो मंदिर में शब्द चलते हैं भैया, जिनके दरबार में वही चलाने चाहिए। धीरे धीरे ये सिस्टम आ गया कि सिर्फ गुरुजी के यहाँ जो शब्द बैठते हैं बस वही बजेंगे। ठीक है, चलो चीज ठीक हुई। जैसे ही हर चीज में वो बहुत पर्टिकुलर रहता था, तो और सेवा भी बहुत करते हैं, तो प्रभु उसका ध्यान रख रहे हैं। और मतलब बच्चों की बड़ी जबरदस्त अटैचमेंट है, पोजेसिवनेस है गुरुजी के बारे में। और जो मेरे बड़े बेटे का आपको किस्सा बताऊं, यहाँ एक गलत होगा। मेरा छोटा बेटा एग्जाम देने ऐसा हुआ कि छोटे बेटा ने कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा था। डीसी वगैरह के एग्जाम्स हो गए थे, आईटी के, और मैंने ना इसका फोन बंद कर दिया। उनके रिजल्ट निकलने थे और आईआईटी का एग्जाम था। मैंने कहा तू रिजल्ट अभी ना दे, आईआईटी का एग्जाम है, उसके बाद तो रिजल्ट देख लियो। और उस बीच में थोड़ी देर के लिए हम शाम को फोन ऑन करते हैं, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, प्रभु समाधि लेते, इसके दोस्त का फोन आता है और वो बताता है ऐसे ऐसे हो गया। और हम उस पैर उठ के दरबार भागते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम तो बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, कहर का टाइम था, बहुत घबराहट होती थी। तो ऐसे मेरा बेटा बैठ के किसी और पेपर की तैयारी कर रहा था, तो मैं ना रोना धोना और वो सब शुरू हो गया। तो मेरे बड़ा बेटा कुछ पेपर की तैयारी कर रहा था, छोटे के एग्जाम हो चुके थे। तो कहते हैं कि अब ये क्या करें इसका, तो उनको एक ही चीज समझ आती है, इसको मंदिर ले जाओ। तो मैं तो हम मंदिर चले आते हैं। हम मंदिर आते हैं तो उस दिन हम गुफा के आगे जाके बैठते हैं, और वो मंदिर का रेगुलर दिन नहीं है। बड़े माली मुझे जानते थे तो वो मुझे आने देते हैं, हम वहां जाके बैठते हैं। पता नहीं कौन आता है जो पोचे की बाल्टी आगे रखता है, मेरा बड़ा बेटा वहां पोचा लगाने लग जाता है। उसमें मतलब ये चीज इतनी इतनी अजीब थी। एनीवे वो वहां सारी जगह पोचा लगाता है, हमारे आगे फूल रख दिए जाते हैं, हम फूल बीनते हैं, मैं और छोटा बेटा, और हम वहां लगाते हैं। अगले दिन मेरे बड़े बेटे का, जिस मैं आपको बता रही थी ना, इंडियन टीम में सिलेक्टेड था, उसके लिए कंपटीशन थोड़ा गंदा था क्योंकि उसके बाद 11 कंट्रीज का टूर था। दूसरी टीम के जो लोग थे वो इसको बहुत बुरी तरह इंजर करते थे, और मुझे शाम को पता चलता है। उसके बाद अगले दिन ही, उसी दिन शायद 13 अप्रैल की 13 अप्रैल की फंक्शन था, और इतनी बड़ी इंजरी जिसका 2 घंटे इसका ऑपरेशन होता रहता है। शाम को ये बच्चा उठ के मेरे साथ मंदिर चल पाता है, और मंदिर में माथा टेक के और फिर मतलब ये रिकवर भी कर जाता है। पर वो बहुत बहुत डरावना टाइम था मेरी जिंदगी का। और मुझे भी याद है उस दिन मालिक समाधि ले चुके थे अब तक। मुझे भी याद है उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो रेड लाइट पे ना गाड़ी में ना कोई अचानक एक सरदार जी हमसे भीख मांगते। आप नहीं देखेंगे सरदार लोगों का भीख मांगते, क्योंकि उनका चैरिटी सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज है। वो आए, शीशा नीचे करके कुछ दे दिया उनको, और वो मैं देखती हूँ, मुझे क्या दिखे नहीं, कहीं वहीं मेरे संकट कटे। और उस दिन के बाद से मेरा थोड़ा ये नियम है कि कोई आता है मांगने के लिए तो मैं या हाथ जोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ दे देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना कर्म करना है। वो लेने वाला अब उसका स्नैक्स पी रहे हैं, क्या कर रही है, उसका कर्म है। उसके बाद मैं आपको अपने बड़े बेटे की बात बताऊं। जब इसको ये इंजरी होती है ना, और जब ये ऑपरेशन थिएटर में होता है, मैं वहां नहीं पहुंच पाती, मुझे बताते भी लोग। इसके फ्रेंड की मम्मी इसके साथ होती है वहां पे, और सर्जरी इसकी हो रही होती है। जब इसको कहीं आता है कि मेरी माँ का क्या होगा अगर कुछ और उस दिन ऐसी पलट होती है। उस दिन के बाद ये लड़का पढ़ना शुरू करता है, और क्या पढ़ता है, सिर मुंडवा के घर बैठ जाता है। घर का माहौल ये हो गया कि घर में चप्पल तक नहीं खड़क सकती थी, घर की बेड में उतरवा दी। मेरी सारी मेड्स को पता था, आसपास के चौकीदारों को पता था। इस तरह इसने पढ़ा और इसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। यूपीएससी 3 बार क्लियर किया, और ये आज एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है। मतलब ये इतना बड़ा काया पलट। जिस बच्चे को पेपर देने के लिए मैं मिन्नतें करती थी, मैं खाना नहीं खाती थी कि अगर तू पेपर देने नहीं जाएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये हाल होता था मेरा जब ये इंजीनियरिंग कर रहा था। उसके बाद इस तरह से पढ़ाई करके ये तो कहीं प्रभु ही इसकी बुद्धि में आया। 31 2007 की एक बात आपको और बताऊं। उस दिन रात को घर में बहुत ही बवंडर मचता है, बहुत कलेश होता है, और वो 3-4 घंटे बाद सो जाते हैं सब। तो इसको रात को गुरुजी सपने में आते हैं
और कहता है कि मम्मी मेरे सपने में अगले दिन बताएगा मुझे गुरुजी आए और वो बहुत नाराज हैं और वो कहते हैं पढ़ता तू है नहीं, मैं तेरा क्या करूं। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि माँ का ध्यान रखी। एंड ट्रू, मतलब ये बहुत ध्यान रखता है हम दोनों का। और उस दिन तक हमें कुछ नहीं पता, मैंने आपको बताया ना, हमने फोन ऑफ किए हैं सारे। उस दिन रात को जाके पता चलता है कि जो ये सपने की बातें कर रहा है, जिस टाइम इसने सपना देखा है वो टाइम उनका समाधि लेने का था। और फिर उसके बाद फिर ये तपस्या और ये सारी 13 अप्रैल की बात और ये सब करके इसका यूपीएससी क्लियर होता है। और गुरुजी कहते थे IRS को इंडियन रगड़ा सर्विस, बहुत सच है, सच में इस सर्विस में बड़े रगड़े हैं। और मतलब कहाँ की उनकी कौन सी कही हुई बात आपकी जिंदगी में कब सामने आके खड़ी हो जाती है, ये तो जब वो होता है तभी पता चलता है। अब उसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा जब बाहर वगैरह गई तो दुबई सत्संग अटेंड किए। लोग 2:30 बजे सुबह क्या कहते हैं अमृत वेले वाले सत्संग के लिए बुलाने आ जाते हैं। वहां जाके जब सत्संग करते थे ना, तो वहां पर सत्संग करने से ऐसा लगता था कि जैसे बहुत सूखी मिट्टी पे बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। वो रेवरेंस, वो शिद्दत यहाँ की संगत में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उसके बाद हम कनाडा गए, वहाँ एक हफ्ते में 5 सत्संग अटेंड किए। और वहाँ पर एक सत्संग में तो मुझे जैसे ऐसे लगा कि गुरुजी वहाँ हैं और बहुत खुश हैं। और मतलब वो जैसे गुरुजी इतने खुश होते थे अपनी संगत के साथ, और इतनी उनका स्माइल करना और इतना चीयर वहाँ पर, और वही माहौल मुझे वहाँ पर मिला। सो बाकी ये है कि आज अब मैं गुरुजी के साथ कैसे रहती हूँ। अच्छा, विक्री आंटी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब गुरुजी इतना सामने आते हैं ना कोई बात होती है, और मेरे साथ जरूर होता है। जब मुझे थोड़े दिन खुशबुएं आएंगी या मुझे कहीं कहीं से इनके इशारे आएंगे ना, तो मतलब मुझे किसी चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ब्रेस कर रहे होते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग सच ए गुड ऑडियंस। हम प्रभु की शरण में हैं, और इस टाइम की शरण हमें कितना कुछ दे गई। जो कहते थे ना घर घर सत्संग होंगे, उसका ये मतलब नहीं था जो घरों में हम सत्संग करते थे और लंगर का आडंबर करते थे। ये है घर घर में जो सत्संग हो रहे हैं, जो आज हम बैठ के एकाग्र मन से सत्संग कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूंगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।